नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी की जो तैयारी, घर बैठे मुख्य परीक्षा की तैयारी की जो मुहिम चल रही है, उसके तहत आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, मुख्य परीक्षा में आपको पता ही होगा कि दो जीएस परीक्षा के अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, और इन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में आज जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं चर्चा करना वाला हूँ वो है श्रम एवं समाज कल्याण, जिसे इंग्लिश में लेबर एंड सोशल वेलफेयर या शॉर्ट फॉर्म में LSW भी कहा जाता है। तो मुख्य परीक्षा में क्या है इसका सिलेबस, इसके संपूर्ण सिलेबस का सटीक विश्लेषण आज मैं आप सभी के पास लाऊंगा कि किस तरह से इस मुख्य परीक्षा की तैयारी से पहले अगर आपका ऑप्शनल पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण है तो आप इसकी तैयारी कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर पहले आपने तैयारी की है या फिर आप पहली बार इस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बनाए हैं, तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होता है, तो वो होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका एग्जाम में उसका सिलेबस क्या है। तो इन सिलेबस को हम लोग अच्छी तरह देखेंगे और फिर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या डायमेंशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या कहता है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, सिलेबस में कहाँ तक आपको पढ़ना है। तो जब तक ये पूरा खाका आप अपने माइंड में मैपिंग नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज मैं आप सभी के सामने श्रम एवं समाज कल्याण का जो बीपीएससी के सिलेबस का ऑप्शनल पेपर होता है, इसके मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस आपके सामने ला रहा हूं। और फिर LSW के चैप्टर से हम लोग चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज आगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक एक्ट को मैं आपके सामने आगे पढ़ाऊंगा भी। आज हम लोग बस सिलेबस को जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि इस स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल का एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे डेली बेसिस पे प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाती है। अब इसी के अगले क्रम में मैंने आपको बोला था कि मुख्य परीक्षा से संबंधित एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पे आपके आंसर प्रैक्टिस करवाया जाएगी। एक नया टेलीग्राम ग्रुप मेंस के लिए बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हम लोग एक बार सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शन वाइज, पेपर वाइज, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शनल पेपर है उनको वहाँ पे क्वेश्चन के रूप में डाला जाएगा और फिर आपसे आंसर लिया जाएगा, फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों इस सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अगर बीपीएससी की परीक्षा तैयारी आप नए हैं और करने जा रहे हैं ना, तो कहा जाता है कि सबसे छोटा सिलेबस है श्रम एवं समाज कल्याण, यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर सबसे छोटा सिलेबस है। आप इसको ले लीजिए अगर आप पहले से कोई सब्जेक्ट तैयारी नहीं किए हैं। लेकिन ये छोटा विषय होने के कारण दूसरा ये भी सुनने को मिलता है कि इसमें नंबर कम आते हैं। तो क्यों नंबर कम आते हैं? लेकिन कई कई ऐसे भी देखा जाता है कि इसके नंबर काफ़ी अच्छे भी आते हैं। लोग कहते हैं बस कुछ एक्ट है, 13 एक्ट है, याद कर लीजिए, परीक्षा में प्रश्न उन्हीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों, याद करना, रट के जाना और परीक्षा में हूबहू वही चीज़ लिख देना, इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये सिलेबस, मानता हूँ कि ये सिलेबस छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। आपके इसके नाम से ही सुन सकते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण। समाज कल्याण से संबंधित ये पेपर है और समाज के कल्याण से ही किसी देश का विकास होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको इसमें, आप एक अधिकारी बनने के बाद क्या क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या आपके पास चुनौतियां होंगी, किस क्षेत्र में काम करना है, अधिकतर टॉपिक आपको इस ऑप्शनल पेपर से मिल जाते हैं। तो मेरा तो यही आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को अच्छे तरह पहले देखिए और फिर ऑथेंटिक बुक के माध्यम से, मैं आपको बुक रेफर भी कराऊंगा, ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। देखिएगा कुछ दिनों में आपके पास आंसर लिखने की क्षमता काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। हम लोग पहले LSW के पूरे सिलेबस को जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शनल जो पेपर, मेंस में 4 पेपर होते हैं। 100 नंबर का हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका कोई जो भी आपने ऑप्शनल पेपर लिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है वो। तो उसी में से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है श्रम एवं समाज कल्याण यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये भी 300 नंबर के रहते हैं। एक बार हम लोग सिलेबस देखेंगे आगे। पहले हम लोग जान जाते हैं इस श्रम एवं समाज कल्याण कितने सेक्शन में होते हैं। 2, आप सिलेबस देखिएगा, आगे मैं आपको विस्तार से सिलेबस पे चर्चा करने वाला हूं। तो सिलेबस 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन 1
श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, और सेक्शन 2 औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। इन्हीं सब टॉपिक से पूरा आपका LSW का सिलेबस है। ठीक है, आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि जो टोटल 300 नंबर के होते हैं उसमें जो पहला सेक्शन होता है श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, इससे आपको 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि टोटल 12 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते, 12 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा हॉल में, जिनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का अंक जो होता है 50 नंबर का होता है, यानी टोटल 300 नंबर आपको मिलेंगे। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का अंक जो है 50 नंबर होता है। अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 हमने देखा था, तो सेक्शन 1 यानी श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना होता है और 3 प्रश्नों का उत्तर का अंक हो जाएगा आपको 150 नंबर। दूसरा सेक्शन है औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, यहाँ से भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है और यहाँ से भी 150 प्रश्न हो जाते हैं, यानी टोटल 300 नंबर आपको 2 पार्ट में देने हैं। पहले पार्ट में 3 घंटे का एग्जाम होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, सेक्शन 1 में 6 प्रश्न 3 उत्तर, सेक्शन 2 में 6 प्रश्न 3 उत्तर, टोटल 12 प्रश्न और 6 प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, 3 घंटे में आपको आंसर लिखने होते हैं। अब हम लोग सिलेबस को डिटेल से समझेंगे, सिलेबस क्या कहता है, क्या है इसका एरिया, कहाँ तक हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ, हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। बीपीएससी मेंस की तैयारी करने से पहले देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी तो का जो सिलेबस है वो यूनिवर्स की तरह है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी का मुख्य परीक्षा है ना, ये इसके सिलेबस लिमिटेड है। तो यहाँ काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो जानना ही है, क्या नहीं पढ़ना है, अपना दायरा लिमिट करना है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए सिलेबस को अच्छी तरह निचोड़, यहाँ पे आपको मिलेगा विश्लेषण। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर का यानी LSW का, अगर आप बीपीएससी के साइट पे जाइएगा तो वहाँ एक सिलेबस का कॉलम है, उसमें जाइएगा तो आपको 16वें नंबर पर श्रम एवं समाज कल्याण मुख्य परीक्षा के जो पेपर है तो 16वें नंबर पे आता है श्रम एवं समाज कल्याण। तो वहाँ पे इसके मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को दिया है। यहाँ पे सेक्शन A है, यहाँ देख सकते हैं आप, खंड A सेक्शन A श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन। ठीक है, और यहाँ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेक्शन 2, सेक्शन 2 है औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण सेक्शन 2। तो इन पूरे सिलेबस को मैंने इसका PDF में आपको दिया है और साथ में अपने तरीके से इस PDF को अच्छी तरह से, ये जो साइट पे जो दिया गया है, श्रम विधान के सिद्धांत, भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, चौथा जो निम्नलिखित जो 11 एक्ट है पेपर 1 में पढ़ने हैं, सॉरी सेक्शन 1 में पढ़ने हैं, और टोटल 13 एक्ट पढ़ने होते हैं हमें। सेक्शन 1 से 11 एक्ट होते हैं और सेक्शन 2 से 2 एक्ट होते हैं। इन्हीं 13 एक्टों में सिलेबस है और बाकी कुछ और चीज़ें पढ़नी होती है। तो इन सेक्शन 1 का जो सिलेबस है उसको मैंने अच्छी तरीके से सजा के आपके सामने लाया है। यही सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो PDF का जो पेज है उसको मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड में आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 6 पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6, 4 जो है इसमें 11 एक्ट है, 11 एक्ट है। तो इसी चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से थोड़ा बोल्ड में आपको सजा के लिखा है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 4 के अंदर टोटल 11 एक्ट है। चौथे में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 एक्ट हो गया, 5 है और फिर 6 है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार एक एक पॉइंट को, कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है GS पेपर सॉरी ऑप्शनल पेपर जो है LSW का सेक्शन 1, जहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसमें जो 6 पॉइंट है क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, उसमें जो पहला पॉइंट है जो पढ़ना है सेक्शन 1 का श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन का, जो पहला पॉइंट है वो है श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार। सबसे पहले तो आपको सिद्धांत, श्रम विधान यानी लेबर से संबंधित जो विधि या कानून बने हैं, इसके सिद्धांत क्या कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। श्रम और श्रमिकों से संबंधित जो नियम या कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, या फिर एक यूनिवर्स लेवल पे इसके क्या सिद्धांत है। वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पर श्रम विधान के सिद्धांत को आपको जानना है, किस सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे एक्ट बनाए जाते हैं, और उसके प्रकार को जानना है कि श्रम विधान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो दूसरा पॉइंट है वो है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास।
जब भारत में स्टार्टिंग में आप पढ़िएगा, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत यहाँ देर से हुई, इंग्लैंड से, फिर यहाँ पे काफ़ी देर से हुई। तो यहाँ पे शुरू में जो औद्योगिक इकाइयाँ जो स्थापित की गई, तो उसमें क्योंकि यहाँ पे सस्ते दर पे मजदूर मिलती थी, तो यहाँ से कच्चे माल फैक्ट्री भी यहाँ पे स्थापित किया गया। उसी दौरान भारत में औद्योगिकीकरण भी हुआ। सस्ते दर पे आपको अगर श्रम मिलता है तो, और यहाँ पे शोषण भी होता था, बंधुआ मजदूरी की तरह शोषण होता था। तो इसका इतिहास देखना है, भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, किस तरह से धीरे 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 करके यहाँ पे श्रम से संबंधित कानून बनाए गए, उसका प्रोसेस क्या है शुरू से लेके, और जब श्रम कानून बने वहाँ तक के पूरा संक्षिप्त इतिहास को पढ़ना है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरह और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा आपको। LSW का पूरा सिलेबस आपके सामने मैं लेके आऊँगा आगे के वीडियो में। तो इस अगर आपका ऑप्शनल पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण है तो आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इसकी तैयारी आपसे करवाऊँगा। और फिर जो टेलीग्राम पे मेंस का ग्रुप मैंने जनरेट कर दिया है, बना दिया है, वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा। और तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। पहले तो सिद्धांत जानना है, श्रम से विधान से संबंधित सिद्धांत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा पढ़ लीजिए। दूसरा पॉइंट है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, इसके इतिहास को देखिए किस तरह से एक एक करके पहले 18-18 घंटे लोगों से मजदूरी करवाया जाता था, बंधुआ मजदूरी की तरह लोग काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेज में वहाँ पे एक्ट बने तो उसका असर भारत में भी हुआ, यहाँ पे भी लोगों में जागरण पैदा हुई, आज़ादी के लिए लोग जागृत हुए, तो उसका असर श्रमिक वर्ग पे भी पड़ा। इन्होंने भी धीरे धीरे संगठित होना स्टार्ट किया और उसका इतिहास को हम लोग पूरी तरह जानेंगे कि, और फिर जाके विधान, श्रम से संबंधित विधान, एक कानून बनाए गए। उसके बाद संविधान में श्रम संबंधी उपबंध कहाँ कहाँ जोड़े गए हैं। जो संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उस विधि जिससे कि हम संविधान कहते हैं, हमारे देश के लिए वो जो एक कानून जैसा है, तो उसमें कहाँ कहाँ मौलिक अधिकारों में कहाँ श्रम संबंधी उपबंध है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ श्रम संबंधी, मौलिक कर्तव्यों में आपको श्रम संबंधी, यानी पूरा जो संविधान है वहाँ पे श्रम से रिलेटेड कहाँ पे बातें कही गई, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस में ये है। तो इसको हम लोग देखेंगे। चौथा जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ से चौथा जो पॉइंट है, निम्नलिखित श्रम अधिनियम तथा अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं उनका मूल्यांकन। तो निम्नलिखित यानी टोटल 11 एक्ट मिलेंगे आपको। 1 2 यहाँ पे आपको मिला, 3, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये निम्नलिखित हो गए आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क से लेके ट तक टोटल 11 एक्ट है। चौथे पॉइंट में ये इन एक्ट को आपको पढ़ना है और इन एक्ट को बस रटना नहीं है, जानना है। और इसको आप आंसर कहते हैं कि अगर किसी ने, मतलब मैं कितना भी लिख देता हूँ, पूरा एक्ट उतार देता हूँ, लेकिन हमको नंबर बहुत कम मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्ट हूबहू उतार दिए, सारे लोग एक्ट उतार दिए, तो फिर जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास कंपैरिजन तो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध तथा उनका मूल्यांकन। आपका मूल्यांकन अच्छा होना चाहिए। आप करंट से जोड़ के, करंट से रिलेटेड अगर कोई औद्योगिक इकाई में कुछ हुआ है तो वहाँ का आप एग्जाम्पल दीजिए। आंसर राइटिंग को करंट से जोड़ने की कोशिश करिए। इस कानून से संबंधित कोई अद्यतन संशोधन हुआ है तो उसको वहाँ पे जोड़िए और फिर समाज से लिंक करिए, कहाँ कहाँ पे उसका बेनिफिट हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में इससे संबंधित कोई घटना हुई है तो उसको अपने आंसर राइटिंग में अंत में डालिए। निष्कर्ष निकालने से पहले अपना एनालिसिस करिए, मूल्यांकन करिए, तब आपके नंबर ना अचानक से बूम हो जाते हैं। 200 210 नंबर भी आए हैं। ठीक है, तो इन एक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है। पहला है कौन कौन से एक्ट है, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट। ये से तो क्वेश्चन हर साल एक लिमिट रहता है काफ़ी। ये एक्ट ना थोड़ा बड़ा है और सिलेबस में दिया भी गया है कि क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग इस एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, सारे एक्ट को मैं खुद आपके सामने लेके आऊँगा। दूसरा जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और बिहार में इसका कार्यान्वयन। ठीक है, तो इन दो से, जैसे कारखाना एक्ट में होता है कि कारखाना में अगर कहीं पे फैक्ट्री स्थापित है तो उसके क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, किसी जगह पे आप फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते, आपको सरकार से, गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन करा के अनुमति लेनी होती है, उसके अनुमति के क्या क्या प्रोसेस है। और फैक्ट्री एक्ट में बताया गया कि काम के घंटे कितने हैं, उसका निबंधीकरण कैसे होगा, कितने वर्ष के आयु के बालक या फिर श्रमिक वर्ग को वहाँ पे काम करना है, उनके काम के घंटे कितने हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, ये सारा कुछ इस एक्ट में दिया गया है। तो फैक्ट्री एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है श्रम से रिलेटेड।
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बिहार में इसका क्रियान्वयन। तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम कितनी मजदूरी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड एक कानून है, और बिहार में इसका क्रियान्वयन किस स्तर से हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में आपको न्यूनतम मजदूरी जो है बिहार में वो कितनी है, हर साल 2 बार न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार संशोधित करती है, अप्रैल में और अक्टूबर में। तो आपको अक्टूबर में, जो 1 अक्टूबर को सरकार न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण की है, नई जो जारी की है, बढ़ा करके न्यूनतम मजदूरी जो जारी की है कि अकुशल के लिए कितना, कुशल के लिए कितना, अर्धकुशल के लिए कितना, और कुशल के, इन सब का क्या मिनिमम रेट है पर डे या मंथली, इस सब को आपको जानना है करंट से, आपको ये याद होना चाहिए। तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तीसरा जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, इसमें बताया गया है कि किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं भी किसी स्थापना में आप काम करते हैं तो आपको मिनिमम कितना मजदूरी भुगतान से संबंधित सारे कानून जो पॉइंट्स है इसमें बताए गए हैं कि कानून के अंतर्गत क्या क्या जरूरी है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो कितने दिनों के अंदर आप काम कर लिए, 1 महीना हो गया और आपकी सैलरी अभी तक नहीं है, 1 महीना 2 महीना के बाद सैलरी आती है, तो वहाँ पे दिया गया है कि कितने दिनों, 10 से 15 दिनों, 7 से 15 दिनों के अंदर आपको सैलरी मिल जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप वहाँ से कार्य छोड़ रहे हैं तो आपको कितने घंटों के अंदर कितने दिनों के अंदर आपको पूरी सैलरी मिल जानी चाहिए। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम में आपको मजदूरी भुगतान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चौथा जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम, एक जगह पे कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग सैलरी है और महिलाओं के लिए अलग सैलरी है, काम सेम है, तो यहाँ पे ये एक्ट काम करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, अगर कार्य की सारी कंडीशन समान है तो महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाना चाहिए, इससे संबंधित ये है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। पांचवा है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, अगर कार्यस्थल पे आपकी दुर्घटना के कारण कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, या फिर आपके हाथ पैर कहीं कुछ कट जाते हैं, शारीरिक अदक्षता हो जाती है, असक्षमता हो जाती है, तो उसमें क्या प्रावधान है, इस एक्ट के द्वारा आपको बताया गया है। और आप जितने भी अभी एक्ट पढ़िएगा उसमें सबसे पुराना यही है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। हालांकि फैक्ट्री एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन 1948 में आज़ादी के बाद उसे नया संशोधित क्लेवर में दिया गया। ठीक है, छठा जो है प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, महिलाओं से संबंधित ये है। सातवां जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ठीक है, कर्मचारियों से संबंधित ये उसकी बीमा इंश्योरेंस कराई जाती है, उससे अब इंश्योरेंस के थ्रू जो है कितना परसेंटेज गवर्नमेंट का, कितना परसेंट उस संस्थान का, कितना परसेंट उस कर्मचारी का, वहाँ से इंश्योरेंस लेके और फिर उसको बहुत सारी बेनिफिट दी जाती है, मेडिकल बेनिफिट और या फिर प्रसूति हित लाभ से संबंधित बेनिफिट, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट आपको दी जाती है। तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उपदान भुगतान या संदाय अधिनियम, उपदान भुगतान अधिनियम 1972, ग्रेच्युटी से संबंधित, आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो आपको ग्रेच्युटी क्या मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, तो इस 8वां जो एक्ट है इसमें आपको समझाया गया है। 9वां है बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, इसमें बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए, अगर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उससे क्या क्या प्रावधान, इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी दी जानी चाहिए, कार्यस्थल का कंडीशन कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। 10वां जो एक है बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्त अधिनियम 1966, ये इसमें आपको बीड़ी और सिगार काम से संबंधित काम करने वाले जितने भी संस्थान हैं, नियोजित कर्मचारी है या फिर कर्मकार है, उनसे एम्प्लॉयर है, उनसे संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है। 11वां है बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार से संबंधित ये कानून है। 1953 में ये जो बना हुआ था, लागू हुआ था, तो बिहार में दुकान और जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए इसमें हम लोग समझेंगे। और दोस्तों 5वां जो है वो है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक लेवल पर श्रम से संबंधित ये एक संस्था है। इसका गठन कब हुआ, ये किस तरह काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन कब हुआ, भारतीय संविधान पर इसका क्या क्या प्रभाव और कब कब प्रभाव पड़ा है, किस एक्ट में कब संशोधन हुआ, इस ILO के जो अभिसमन संख्या है उसको लेकर आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बिहार में श्रम प्रशासन की स्थिति क्या है, श्रम प्रशासन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान, क्या स्थिति है बिहार में, इन सारी चीज़ों को। तो ये हो गया सेक्शन 1 का सिलेबस। दोस्तों जो 11 एक्ट है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट करके इतने आसानी से और अच्छे तरह से पढ़ेंगे कि आपको सारी जानकारी मात्र 3 तुरंत, टोटल 11 एक्ट है ना, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, इसमें 4 एक्ट आते हैं।
उसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम, इसमें 4 एक्ट, मजदूरी से संबंधित जो अधिनियम है उसमें 3 एक्ट आते हैं। उसके बाद कार्य की दशा से, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो है इसमें 4 एक्ट आते हैं। तो इन 3 पार्ट में इन 11 एक्ट को हम लोग बाइफरकेट कर देंगे और एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कारखाना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये मजदूरी से रिलेटेड है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये भी मजदूरी से रिलेटेड है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये भी मजदूरी से रिलेटेड है। तो मजदूरी भुगतान से रिलेटेड 3 एक्ट है, आपको टोटल 11 एक्ट है, उसमें से मजदूरी भुगतान से रिलेटेड 3 एक्ट है। उसी तरह सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से एक्ट है, तो इसमें आपको मिल जाएगा ये कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, प्रसूति हित लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और उपादान भुगतान अधिनियम, ये सामाजिक सुरक्षा से संबंधित एक्ट है। उसके बाद जो बच जाता है वो कार्य की दशा से संबंधित एक्ट है, जैसे कारखाना अधिनियम हो गया। उसके बाद आपको बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम हो गया, बीड़ी तथा सिगार अधिनियम हो गया, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, ये कार्य की दशा से, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड एक्ट है। तो इन 11 एक्ट को हम लोग 3 पार्ट में बांट के एक एक करके पढ़ेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2, जो औद्योगिक संबंध और औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, LSW का जो दूसरा सेक्शन है, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, इसके पूरे सिलेबस को हम लोग देखते हैं। आपको PDF फॉर्मेट में ये BPSC के साइट पे आपको ये पूरा उसका मिल जाएगा। 1 और 2 पॉइंट में बटा हुआ है। पहला है औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में, उसके बाद क से लेके अंग तक पॉइंट है। दूसरा है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि सिलेबस का नाम है श्रम एवं समाज कल्याण, तो उससे रिलेटेड बात होनी चाहिए। पूरा जो एक्ट है इसी से रिलेटेड है। श्रमिक जो होते हैं वो समाज का अभिन्न अंग होते हैं। श्रमिक वर्ग ही समाज, सबसे ज़्यादा अगर समाज में हमारे वर्ग है तो वो श्रमिक वर्ग का है। तो एक श्रमिक वर्ग मतलब आप समाज की बात कर रहे हैं। श्रमिकों की स्थिति अगर अच्छी होगी तो पूरे समाज का कंडीशन अच्छा होगा, इसलिए इसे नाम ही दिया गया श्रम एवं समाज कल्याण। तो समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क से लेकर यहाँ तक यानी पॉइंट दिए गए। तो इसको हम लोग, मैंने इसे अच्छी तरह सजा के आपके सामने लाया है। सेक्शन 2 औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला है औद्योगिक संबंध श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में, और दूसरा जो पॉइंट है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। तो इसमें जो टोटल 10 पॉइंट है, इस सबको हम लोग एक एक करके अभी देख लेते हैं। औद्योगिक संबंध क्या है, तो औद्योगिक इकाई में 2 वर्ग होते हैं, एक श्रमिक वर्ग और एक नियोजक वर्ग, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। इन दोनों के बीच का संबंध ही कानून के रूप में कुछ 2 एक्ट है यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा आपको यहाँ पे, मैंने टोटल 13 एक्ट बताए थे, उसमें से 11 एक्ट तो सेक्शन 1 में था और 2 एक्ट यहाँ पे बच जाते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 और श्रम संघ अधिनियम 1926। तो ये टोटल 13 एक्ट है, उसके अलावा कुछ पॉइंट है। तो औद्योगिक संबंध, इन दोनों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। अगर दोनों के बीच कुछ दरार उत्पन्न हो जाती है तो इसमें एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इस एक्ट में कैसे आपको डील करना है, इस तरह के प्रावधान इसमें दिए गए हैं कि नियोजक और यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। अगर मतभेद होता है तो उसके लिए आपको मशीनरी बनाई गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ऊपर जाइएगा तो अब सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि इनके औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसे कैसे निपटारा किया जाए। मशीनरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे ना तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो औद्योगिक संबंध, उसका विस्तार क्या है, औद्योगिक संबंध उसका विस्तार एवं अवधारणा। यहाँ अवधारणा है दोस्तों, अवधारणा। औद्योगिक संबंध में इसकी औद्योगिक संबंध की अवधारणा क्या है, विस्तार क्षेत्र क्या है और मुख्य पहलू की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। उसके बाद औद्योगिक विवाद एवं हड़ताल। औद्योगिक विवाद होता है, उसके बाद मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर नियोजक और यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो श्रमिक क्या कहते हैं, मैं हड़ताल कर देता हूँ। यानी इस फैक्ट आपने कूली मूवी देखा होगा अमिताभ बच्चन की, तो नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा मजदूर वर्ग किस तरह काम करते हैं। तो आपको अगर वो हड़ताल करते हैं, काम मतलब दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तो हड़ताल होता है, ठीक है। हड़ताल ये श्रमिकों के लिए एक हथियार है। तो तालाबंदी है, तालाबंदी जो है वो अपने आप
फैक्ट्री को बंद कर देगा। जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसके लिए हथियार है तालाबंदी। आप काम करने के इच्छुक है ना, तो अगर हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम फैक्ट्री पे में ताला लगा देंगे। तो दोनों का एक हथियार है, तो इसको जानना है। औद्योगिक विवाद क्या है, हड़ताल क्या है, इसका रूप, औद्योगिक विवाद का रूप किस प्रकार होता है, कारण क्या, कौन कौन से कारण होते हैं जो कि औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है, इसका रोकथाम कैसे किया जाए, औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके, जो मशीनरी होती है वो क्या है, एक वैश्विक स्तर पर एक सूझबूझ आपकी होनी चाहिए, सामूहिक सौदेबाजी क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। इसको पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग क्लास को डिटेल में समझेंगे ना, तो पॉइंट वाइज हम लोग हर पॉइंट को अच्छी तरह विश्लेषणात्मक तरीके से लिखेंगे। और फिर अंत में हम लोग को पढ़ना है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इन सारी चीज़ों को जान जाइएगा ना, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में सारा ही चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट क्या है, जो ऑफिस का जो कोई संस्थान है उसके मालिक मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, तो उसमें बताया गया है कि उसमें भाई श्रमिक वर्ग की भी हिस्सा होनी चाहिए। और इससे संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम में या इसको पूरा डिटेल में बताया गया है, किस रेशियो में होना चाहिए, श्रम संघ अधिनियम में बताया गया है। तो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का उद्देश्य क्या था, संस्थाएं कौन कौन से संस्था इसमें कार्यरत है, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, भारत में विफलता के कारण अगर वर्तमान जो कंडीशन में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देश में थोड़ी सी पिछड़ गई है, तो इसके कारण क्या है, विफलता के कारण क्या है। चौथा जो पॉइंट है, भारत में श्रम संघ धीरे धीरे श्रमिक पे अगर जो कंपनी के मालिकों का अत्याचार बढ़ता गया, तो धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग एकजुट होते गए, एकजुट होते होते इन्होंने संघ बना लिया, एकजुट होकर संघ का निर्माण किया। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसका इतिहास क्या है, श्रम संघ का इतिहास क्या है, जब ये लोग एकजुट होकर एक संघ का निर्माण किए, तो इसके पूरे इतिहास को, संक्षिप्त इतिहास पे हम लोग प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार के होते हैं श्रम संघ, कितने प्रकार के होते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, प्राप्ति क्या होती है, ढांचा एवं प्रशासन। अगर श्रम संघ बनता है तो उसके क्या क्या मतलब प्रशासन कौन करेगा, किस प्रकार का उसका मैकेनिज्म होगा, उसके बारे में आपको समझाना है। राजनीतिक लगाव और नेतृत्व। श्रम संघ से आपने पढ़ा होगा कि भारतीय मजदूर संघ, बहुत प्रकार के संघ है जो सरकार से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो इनका सरकार से क्या लगाव होता है, नेतृत्व क्या होता है, और प्रतिद्वंदिता क्या है, उनमें राइवरली क्या है, मान्यता की समस्या क्या है। श्रम संघ को मान्यता देती है गवर्नमेंट, तो उसकी समस्याएं क्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग श्रम संघ से संबंधित अधिनियम को भी पढ़ेंगे, क्या कहता है श्रम संघ एक्ट, क्या कहता है जो 1926 में पारित हुआ श्रम संघ एक्ट, ये क्या कहता है। और अगला पॉइंट है अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता। इस कोड के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो पहला हो गया। अब औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण का जो दूसरा, पहला तो है इसमें आप सेक्शन 2 के पॉइंट से औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, तो पहला जो पॉइंट है औद्योगिक संबंध से संबंधित था, और दूसरा जो पॉइंट है समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा के अर्थ क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं सामाजिक सुरक्षा, इसका क्षेत्र कितना बड़ा होता है, प्रकृति एवं तरीके क्या होती है, और समाज में बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता, बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण, वेश्यावृत्ति, ये क्या है, सामाजिक जो है समाज में इस तरह की विकृतियाँ फैली हुई है, और इन्हीं का कल्याण करना है, लोगों को कुछ सहायता देके उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। यही है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। तो इसके अर्थ को, क्षेत्र को, प्रकृति को समझने के बाद हम लोग बेरोजगारी एक ऐसा है जो कि जीएस पेपर में भी आता है, और एलएसडब्ल्यू अगर आपका है तो उसमें भी आता है। हमने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो सेक्शन जीएस सेकंड पेपर का सेक्शन 2 था, वहाँ पे भी बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था, गरीबी मुख्य मुद्दा था, और यहाँ पे भी ये दोनों वर्ड आते हैं। तो बेरोजगारी के अर्थ क्या होते हैं, इसका प्रकार कितने, मतलब सरकार या फिर और श्रम आईएलओ के अंतर्गत इसके प्रकार क्या होते हैं, कारण बताना है, इसे बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है, भारत में बेरोजगारी संबंधी विशेष कार्यक्रम कौन कौन से कब कब चलाए गए, क्या उनका असर हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर निर्धनता में उसी तरह इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, कारण क्या है, निर्धनता दूर करने के उपाय क्या है, भारत में बिहार में ग्रामीण निर्धनता किस प्रकार की है, किस लेवल की है, इसे
ठीक करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं, उनका प्रभाव क्या रहा। ठीक है, तो पूरा एनालाइज, अगर इससे संबंधित कोई रिपोर्ट है तो आपको यहाँ पे डालिए, फिर अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और जब आप अच्छी तरह समझ के आंसर लिखते हैं, करंट का डाटा डाल के लिखते हैं, LSW में भी आप करंट के डाटा को अच्छी तरह डाल सकते हैं, तो आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली होगा। जो चेक करेगा उसको पता होगा कि ये यार एकदम करंट से जुड़ा हुआ है, यह इसकी पैनी नज़र है वर्तमान की, आसपास की, समाज में आसपास से जो भी घटनाएं हो रही है, इसकी पैनी नज़र इस पे है, इसको नंबर ज़्यादा देने चाहिए, ऐसे मिलते हैं आपको ज़्यादा नंबर। ठीक है, उसी तरह बाल कल्याण, बालकों की समस्या कौन कौन सी होती है, इन्हें कल्याण कार्य, उनके लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्य चलाए जा रहे हैं। इससे आपको महिला कल्याण, महिलाओं से संबंधित समस्याएं क्या होती है, उनके लिए कल्याणकार कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी समस्या कल्याणकार। मद्यपान निषेध, बिहार में इसकी स्थिति, तो बिहार में तो ये बर्निंग है, इससे तो इसको आपको इससे रिलेटेड जो कानून बने थे इसको अच्छी तरह पढ़ना है। वेश्यावृत्ति क्या होती है, किस इसकी प्रकृति क्या है, कारण प्रभाव, इसे दूर करने के उपाय को आपको समझाना है। समाज में भिक्षावृत्ति भी है, प्रकृति, कारण, और बिहार में भिक्षावृत्ति की स्थिति क्या है। अगर कोई रिपोर्ट हाल ही में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित हुई है तो उसके इनपुट यहाँ पे डालिए, आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बिहार सरकार में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कौन कौन से हैं, वृद्धा पेंशन योजना के बारे में बताना है, अनिभोजन भत्ता के बारे में, समूह बीमा, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास, इससे संबंधित सारे फैक्ट्स को आपको बताना है। ये ही है आपका LSW का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सिलेबस, जिसे हम लोग आगे विस्तार से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो जानेंगे भी। तो आपने देख लिया, टोटल 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार बुक लिस्ट क्या है, कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए। पूरे सिलेबस को हम लोग ने अच्छी तरह समझ लिया। अब सेक्शन 1 के लिए जो बुक है, भारतीय श्रम कानून, पंकज तिवारी की अच्छे टीचर हैं, उनकी बुक आती है भारतीय श्रम कानून, ये बुक ले लीजिए। सेक्शन 2 में भी इन्हीं की बुक आती है, पंकज तिवारी की ही बुक आती है, औद्योगिक संबंध, श्रम संघ संबंध एवं सामाजिक समस्याएं। तो पंकज तिवारी की बुक लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको जानने ही है, तो इनका एक सॉल्व क्वेश्चन बुक बैंक आता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन बैंक पंकज तिवारी का है। तो इनका ये तीनों सेट बुक का होना चाहिए आपके पास। अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं तो आप ले लीजिए। वैसे मैं खुद आपके लिए नोट्स अवेलेबल कराऊंगा जब मैं टॉपिक वाइज आपके सामने LSW का इस सब्जेक्ट को आपको डील करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो हैंड रिटेन नोट्स जो अपडेटेड है, अभी हाल फिलहाल के अपडेटेड है, उसको मैं आपके सामने अवेलेबल भी कराऊंगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा और ग्रुप में उसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। वेबसाइट जो है, कुछ वेबसाइट आप करंट से रिलेटेड ILO के वेबसाइट को देखिए, श्रम एवं समाज कल्याण से राज्य सरकार और देश के भारत सरकार की जो पोर्टल है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे नए नए अपडेट होते रहती है, तो नए अपडेट से आप लिंक रहिए। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप पे एक मेंस से रिलेटेड ग्रुप जो है वो ओपन कर दिया गया है, जिसका लिंक इसमें मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। धीरे धीरे जब सारा 2 पॉइंट और बचे हैं, अगर वो सिलेबस को मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया तो फिर हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप इतना कुछ कर लीजिए। जो 3 बुक मैंने बताया था वो है, ये है आपको श्रम कानून सेक्शन 1 के लिए ये बुक कार्ड करेगा, सेक्शन 2 के लिए ये काम करेगा, और ये है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पंकज तिवारी की ये बुक है। तो आप लोग ये तीनों बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर नोट्स आपको मिल जाए तो वो भी अच्छा है, और बाद में मैं आपके लिए नोट्स खुद आपके अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन बुक्स आपके पास कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 66वीं जो लास्ट मुख्य परीक्षा हुई है उसमें LSW से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न है, भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करिए। भारत में श्रम कानून के वर्गीकरण पर चर्चा करें। देख लीजिए, श्रम कानून की उत्पत्ति के प्रभावित कारक पूछ दिया। दूसरा प्रश्न में क और ख करके है, भारतीय संविधान में प्रावधान भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त है। तो भारतीय संविधान में श्रमों से संबंधित प्रावधान को देखना है। दूसरा है, ILO के 4 स्तंभों नीति ढांचा पर चर्चा करें। ILO से प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह नीति ढांचा कोविड-19 संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रभावी है? तो ILO से प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में भी क और ख में 2 पार्ट बांटे गए हैं, यानी 25-25 नंबर के हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।
ख का जो क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करे। 2016 में हुए इस कानून में हुए संशोधन के महत्वपूर्ण जोर क्या है? तो इसको आपको 2016 में जो जो अपडेट हुआ था उससे आपको अपडेट रहना है, और बहुत बड़ा ये अपडेशन हुआ था, उस समय संशोधन हुआ था। तो बाल श्रम जो एक्ट है आपने देख लिया। चौथा प्रश्न है, 2017 के हालिया संशोधन के आलोक में मातृत्व लाभ अधिनियम, प्रसूति हित लाभ अधिनियम को ही मातृत्व लाभ अधिनियम भी कहा जाता है, 1961 की व्याख्या करे। कहा जाता है कि अगर 13 एक्ट याद कर लिए ना, तो 11 एक्ट याद कर लिए तो जीएस पेपर 1 को उससे आगे नहीं पढ़ना होगा। तो सच्चाई भी है, लेकिन आप कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, आपको बस नंबर लाना है तो आप बस एक्ट याद पे रहिए। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आपके पूरी सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना होगा। पाँचवा प्रश्न में भी 2 पार्ट में है, क और ख में। क है, दुकानों और स्थापना अधिनियम 1953 के तहत स्थापना, निरीक्षण और दंड संबंधित प्रावधान क्या है, वर्णन करें। ख प्रश्न है, मजदूरी को परिभाषित करें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के तहत मजदूरी से अधिकृत कटौतियों की चर्चा करें। तो अगर आप एक पे भी निर्भर रहते हैं तो आपको 3 एक्ट यहाँ पे मिल गए। 3 प्रश्न के उत्तर आपको यहीं से समाप्त हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियाँ। ख में है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग यानी श्रम विंग की संरचना क्या है, और ग में है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना ये क्या है। तो हमने बोला था कि श्रम से संबंधित राज्य सरकार और राष्ट्र देश की पोर्टल को आपको अच्छी तरह जानना है। तो ये है सेक्शन 1 से। सेक्शन 2 से जो प्रश्न पूछा गया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। औद्योगिक संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों और उनकी प्रासंगिकता की गंभीर रूप से जांच करें। औद्योगिक संबंध से क्वेश्चन है। दूसरा 8वां प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करें। कर्मचारियों की बीमा योजना की प्रभावशीलता पर टिप्पणी लिखें। 9वां प्रश्न भी क और ख में बटा हुआ है। क है, ट्रेड यूनियनों की अवधारणा एवं सामान्य विशेषताएं बताएं। श्रम संघ से संबंधित क्वेश्चन है। सुलह क्या है, सुलह के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। सुलह से संबंधित प्रश्न है। 10वां भी क ख में बचा हुआ है। जीविका बिहार में एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन पहल है। गरीबी से क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी करें। जीविका के तहत सामाजिक विकास की पहलों पर भी चर्चा करें। ख में पूछा गया है, वेश्यावृत्ति से, भारत में वेश्यावृत्ति के लिए कारणीय कारकों की जांच करें। क्या भारत में वेश्यावृत्ति को वैध बनाना चाहिए? तो देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सिलेबस में है ना, वही छोटा सिलेबस है और वहीं से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं। 12वां प्रश्न भी क ख में बटा हुआ है। क है, बिहार में हालिया शराबबंदी उपायों के प्रभाव पर टिप्पणी करें। और ख है, बेरोजगारी और उसके प्रकार को परिभाषित करें। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल में हुए रोजगार सृजन कार्यक्रमों को प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा करें। उन्हीं सारे सिलेबस से प्रश्न इधर उधर करके पूछे जा रहे हैं। अब 65वीं परीक्षा में भी क्या क्या पूछा गया एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न श्रम विधानों की प्रगति में भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका का वर्णन करें। देख लीजिए, इतिहास है, संविधानों के इतिहास से संबंधित है। आईएलओ को जोड़ करके पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क ख में बटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों से आप क्या समझते हैं। 66वीं में भी एक प्रश्न पूछा था और अभी भी प्रश्न पूछ रहा है। इसका निर्णय कैसे होता है। ख है, आईएलओ के गठन और कार्यकलाप को संक्षिप्त से समझाए। तो यही प्रश्न रिपीट भी होते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, क ख में बटा हुआ है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार श्रमिकों के लिए कार्य के समय, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, स्पष्ट करें। जब एक को हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ख है, बीड़ी तथा सिगार कर्मकाम नियोजन की शर्त अधिनियम 1966 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के नियोजन से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। बस उन्हीं पॉइंट को आपको लिखना है। प्रश्न को समझना होगा, पूरा एक्ट नहीं पूछ रहा है। इस एक्ट में आपको महिलाओं और बच्चों के नियोजन से संबंधित जो जो प्रावधान है ना, वही आपको लिखना है। क्या होता है, आप अगर एनालाइज नहीं किए हैं कि किस तरह लिखना है तो आपको दिखा बीडीएम सिगार कर्मकार नियोजन की शर्त अधिनियम, पूरा आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए। वैसा नहीं होता है। कॉपी चेक आपने पूरा एक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। उस एक्ट में आपको महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो बातें कही गई है ना, उसको ही लिखना है। तो आप उतना लिखिएगा तो क्वेश्चन चेक करने वाला आप जान जाएगा कि इन्होंने बस रटा है, एक्ट का नाम सुना, पूरा एक्ट लिख दिया। लेकिन जब आप स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। चौथा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस अधिनियम के ताजे बदलाव पर सूचना दें। ठीक है। ये क्वेश्चन सिलेबस में ये एक्ट भी था। 5वां प्रश्न क ख में बचा हुआ है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रश्न है। और उसके बाद
ख में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से संबंधित प्रश्न है। और बिहार राज्य में महिला कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में पूर्ण न्याय मिलता है, इससे प्रश्न पूछा गया। छठा है कि टिप्पणी लिखना है श्रम विधान का सिद्धांत या प्रस्तावित श्रम संहिता। और ग में है बिहार में श्रम प्रशासन की कार्यकारिता। तो ये हो गया सेक्शन ए। आपको यहाँ से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सेक्शन 2 है औद्योगिक संबंध की अवधारणा से संबंधित, यहाँ अवधारणा और विकास क्षेत्र से प्रश्न है। औद्योगिक विवाद के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। और यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित किसी विवाद की रोकथाम और सुलझाने के विभिन्न तरीकों की चर्चा करें। तो 9 तरह के मशीनरी होते हैं, इस एक्ट को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो उससे संबंधित प्रश्न है। 9वां प्रश्न क ख में बटा हुआ है। क है श्रम संगठनों के सारे लक्ष्यों और उन्हें पूर्ण करने के तरीकों को स्पष्ट करें। और ख में है श्रम संघ अधिनियम 1926 से प्रश्न पूछा गया है। 10वां प्रश्न है क ख में बटा हुआ है। श्रम प्रशासन द्वारा बिहार प्रशासन द्वारा बूढ़े, बेरोजगार, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं जारी की गई है, इसे है। ख में बिहार राज्य में गरीबी और वेश्यावृत्ति हटाने के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। तो देख रहे हैं सिलेबस में बस जो लिखा है वही चीज़ है, रिपीट कर रहा है। 11वां प्रश्न क ख में बटा है बालकों की समस्या से और कल्याणकारी उपाय। और ख में है महिलाओं की समस्या और कल्याणकारी उपाय। ग में है समूह बीमा। तो वही सारे जो सिलेबस है वही पढ़ना है आपको, प्रश्न उन्हीं से आते हैं। 12वां प्रश्न क ख में बताएं अनुशासन संहिता से प्रश्न। अनुशासन संहिता और आचरण संहिता सिलेबस में हमने देखा था। और ख में है भारत में श्रमिकों में प्रबंध की सहभागिता की विफलता के कारण लिखें। तो ये है आपका 2 साल के प्रश्नों। आपने देखा मैंने सिलेबस की चर्चा की, सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से बुक का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से साइट को आपको देखना है, किस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है, स्टडी अफेयर्स का अपना टेलीग्राम, उसमें जुड़ना है दोस्तों। और उसका एक मेंस का मैंने नया ग्रुप जनरेट कर दिया, उससे जुड़ना है। और फिर आपको वहाँ पे क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और कैसे आपको आंसर प्रैक्टिस करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी पूरे जीएस पेपर के सिलेबस से संबंधित जो बताया गया वो सारे काम यहाँ भी लागू होंगे। आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, बुक की मदद से अपने आंसर लिख के उस ग्रुप में डालिए। आपको क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो टॉपिक पहले बता के वहाँ से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप आंसर लिखिए, मैं खुद उसको देखूंगा और फिर आपको फीडबैक भी दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल के साथ आप बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि ये वीडियो हाँ आपके लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर आप अच्छा लगता है तो आपके जो मित्र है वहाँ तक ये बात पहुँचाए, इससे मुझे खुशी होगी। और चैनल को वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।